हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने फार्मिंग पे अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा परेशानी वाले टॉपिक पर, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआरडी पर। दोस्तों, सीआरडी एक ऐसी बीमारी है जो सभी फार्मर को आज की डेट में परेशान कर रही है। और कुछ फार्मर तो इतना परेशान हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अब मेरी लॉट ख़राब हो गई है और अब जो है मेरा लॉट ख़राब हो गया, मेरा नुकसान हो चुका। तो जिनके फार्म में भी ऐसी प्रॉब्लम है सीआरडी की, तो उनके लिए आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। सीआरडी का क्या इलाज है, सीआरडी का बचाव कैसे करें, और सीआरडी हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सीआरडी नहीं हुआ है तो उसके बचाव में हम लोग को क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बस बात करेंगे सीआरडी की। सीआरडी से साथ साथ जो आती है एक्वालाई, क्योंकि सीआरडी कभी भी अकेले नहीं आती। जब भी सीआरडी आपको देखने को मिलेगा तो एक्वालाई मस्ट है, साथ में ज़रूर दिख जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीआरडी की बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में जानकारी अच्छी मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो अपने फार्मर भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेंगे और वीडियो लंबा नहीं होने देंगे। तो सीआरडी दोस्तों, सीआरडी जिसे हम लोग कहते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, तो ये जो आती है दोस्तों, ये इसके आने के 2-3 कारण हैं। पहला तो ये ठंडी में आती है, दूसरा ये गर्मी में आती है, और तीसरा जो है ये आजकल के मौसम में जब धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, मतलब जैसे आप समझ रहे हैं कि आंधी पानी और धूल मिट्टी अगर फार्म में आपके आए, अगर आपके फार्म में डस्ट उड़ रहा है तो ये मान चलिए आपके फार्म में साउंड आने वाला है, जिसको आप सीआरडी का नाम तुरंत दे देंगे। क्योंकि एक ब्रायलर फार्मिंग में एक सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आपके फार्म में साउंड आ गया, जो कि एलर्जी के कारण भी हो सकता है डस्ट की वजह से, अगर आपके सामने ये साउंड आ गया तो आप लोग तुरंत डर जाएंगे और बोलेंगे मेरे में खिच करने लगा, सीआरडी आ गया। तो सबसे अच्छा तरीका जो है सीआरडी पहचानने का, अगर आपके बर्ड में मोर्टेलिटी है या फ्रेश है जो साउंड ज़्यादा कर रहा है, आप उसकी नाक पे प्रेस करेंगे तो उस वहाँ से आपको तरल पदार्थ निकलेगा, गीला गीला सा नाक जैसा, जैसे इंसानों की नाक बहती है उससे बर्ड के भी नाक से पानी निकलेगा। किसी के में गाढ़ा निकलेगा, किसी के में पतला निकलेगा। तो जैसा भी पानी निकले, अगर आपके बर्ड से नाक से पानी आ गया है तो ये मान के चलिए आपका बर्ड को सीआरडी हो चुका है। और उससे पहले आप सीआरडी नहीं घोषित कर सकते, क्योंकि उससे पहले आपने कफ को नहीं डायग्नोस किया, जब तक कि आपने ट्रैक किया नहीं फाड़ा। पोस्टमार्टम में अगर आप जब तक कि उसके ट्रैक में, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है जिसको बोलते हैं श्वास नली, उसको फाड़ने पर जब तक कि आपने कफ नहीं देखा, बलगम टाइप का नहीं देखा, चिकना चिकना, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो सीआरडी है। साउंड आना एक अलग फैक्टर है और सीआरडी एक अलग चीज़ है। साउंड आने के बहुत सारे कारण हैं, मौसम में बदलाव, डस्ट या ठंडा गर्मी, ये सब हो सकता है। ठंडी गर्मी की वजह से ही सीआरडी भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो जिनके फार्म में पहले बात करेंगे, जिनके फार्म में सीआरडी नहीं आई है और मौसम बदलता हुआ दिख रहा है, या आसपास सबसे घातक चीज़ चल रही है इस समय कि आसपास में जो आपके थ्रेसर चल रहा है जिससे गेहूँ कतरा जा रहा है, अगर आपके आसपास में थ्रेसर चला जा रहा है तो आप सबसे पहला काम करें, अपने फार्म में कैसे भी करके अंदर हवा और ठंडक मेंटेन करें। और उसको मेंटेन करने के बाद अगर आपके पास जूट मैट है साइड में लटका दें, ताकि धूल जो है डायरेक्ट फार्म के अंदर ना आए। क्योंकि जो थ्रेसर से डस्ट निकलती है बहुत बारीक होती है, तुरंत बहुत ज़्यादा जानलेवा है बर्ड्स के लिए। इंसान तो खखार के निकाल देता है कफ, लेकिन बर्ड्स को अगर 1-8 घंटे में अगर इसको निजात नहीं मिली धूल से, तो आपके पूरी लॉट ख़राब होने की चांस हाई रेट में होता है। क्योंकि अगर बड़े बर्ड हैं तो भी मोर्टेलिटी तो होती ही होती है, सांस ना ले पाने के। छोटे बर्ड हैं तो धीरे धीरे परेशान होते हैं। तो धूल जब आती है तो दोस्तों, धूल वाली जो तुरंत छिक शुरू होती है, इसके तुरंत आप दवा लगाने से आराम नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो धूल है नाक द्वारा इस सांस की नली में जाती है और फिर वहाँ पे रूखापन पैदा होता है, जिससे इन लोग के खिच शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपके फार्म के आसपास जब भी गेहूं की कटाई चल रही हो, थ्रेसर चल रहा हो, उसमें से धूल आ रही हो, तो आपको फार्म के अंदर पंखे चालू कर देने हैं। फार्म के अंदर टेम्परेचर जो है कम से कम कर लेना है, और साइड में कम से कम आपको जूट का कर्टन तो लटका ही देना है, ताकि धूल डायरेक्ट अंदर ना आए। और जब अंदर पंखा चलता रहेगा तो बाहर अंदर जो हवा होगी वो बाहर की तरफ जाएगी, बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी, और जो आएगी भी तो जूट से छन के आएगी। तो इसलिए जिन फार्म के आसपास गेहूं कट रहा हो बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि ये मौसम आपके लिए बहुत ज़्यादा
अलर्ट रहने के लिए है। और अभी हम लोग 20-25 दिन गेहूँ कटान चलेगी और ये सब काम चलता रहता है, तो इसमें आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब बात करते हैं जिनके फार्म पे CRD आ गई है और उनको अब दवा समझने नहीं आ रही या वो बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए देखिए CRD जो है एक वायरल डिजीज़ है, वायरस होती है। और वायरस जो होता है वो हवाओं में भी हो सकता है, किसी फीडर में, ड्रिंकर में, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसको किल करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए आपको लगातार स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे कोशिश करें कि अल्टरनेट करें, मतलब एक दिन दूसरा छिड़कें, दूसरे दिन अलग दूसरी ब्रांड का छिड़क दें। जैसे आपके पास विरकॉन हो सकता है, बायो बस्टर हो सकता है, वीरू 100 हो सकता है, V904, बहुत से लोग X185 करते हैं। तो जैसा जिसके पास भी हो, सब डिसइंफेक्टेंट अच्छे हैं। और सबसे बढ़िया काम करता है फॉर्मेलिन। अगर आप सुबह तड़के मार पाएँ तो फॉर्मेलिन से अच्छा कोई भी स्प्रे अभी तक मुझे नहीं लगा मेरे एक्सपीरियंस से। फॉर्मेलिन का जो डोज़ होता है दोस्तों वो है 15 लीटर पे 100 ml। और सुबह तड़के मतलब सूरज निकलने से पहले, टेम्परेचर बढ़ने से पहले 15 मिनट के लिए आप पर्दा पूरा पैक कर दें। उसके बाद छिड़काव कर दें। छिड़काव इस प्रकार से करेंगे कि बर्ड्स के ऊपर डायरेक्ट जाके ड्रॉप ना गिरे, हवा में मारिए ऊंचे पर, ताकि वो जब नीचे गिर के आएगा तो वो बर्ड्स के डायरेक्ट नहीं असर करेगा। 15 मिनट बाद आपको पल्ली नीचे कर देनी है। ऐसा आपको 3 दिन करना है। 3 दिन बाद आप देखेंगे आपके बर्ड्स में साउंड भी ख़त्म हो गया है और किचकिच किसी प्रकार के नहीं आ रहे। और एक्वालाई के साथ जिनके फार्म पर अगर आपको लगे कि एक्वालाई आ रही है, साउंड भी आ रहा है, तो आपको सिंपल फंडा है, आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। H2O2 आपके पास रखा होगा जिससे आप पाइपलाइन क्लीन करते हैं। H2O2 लीजिए आप, और टंकी में बिल्कुल सादा पानी, मतलब नेचुरल पानी आप रखिए। उसमें कोई भी क्लोरीन टैबलेट, फ़िल्टर, सैनिटाइज़र कुछ भी नहीं डालेंगे। और उसमें पहला डोज़ आप 2 ml पर 2 लीटर पानी में 1 ml डाल सकते हैं। और बाकी पहला डोज़ देने के बाद आप फिर दूसरा डोज़ देंगे 5 लीटर पर 1 ml डाल सकते हैं। तो इस तरह 3 दिन आप लगातार दे देंगे तो आपका एक्वालाई देखेंगे कटना शुरू हो सकता है, करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे में जो सेकेंड लॉट आई थी, सबसे घातक जो लॉट में मोर्टेलिटी हुई थी उसी में हुई थी, 336-38 मोर्टेलिटी हुई थी। तो दोस्तों उसमें जो मेरा सुपरवाइज़र आया था उसने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी थी। उसने ये बोला था कि अगर आपका बच्चा ब्रूडिंग पीरियड में साउंड आता है तो आप 100 लीटर पानी में 25 ग्राम जो है ब्लीच पाउडर डाल लीजिए और पानी का इंटेक करा दीजिए सादे पानी में। तो वो भी काफ़ी असरदार रहा। H2O2 का उसने बताया, वो भी काफ़ी असरदार रहा। 4 दिन में H2O2 से डालने से एक्वालाई कट गई, साउंड भी ख़त्म हो गया और बच्चे वापस अपने वेट गेनिंग पीरियड में आ गए। और उस लॉट का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा गया, A ग्रेड का गया, इतनी मोर्टेलिटी होने के बाद भी। तो दोस्तों कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग को सीखने को मिलती है, कंपनी सुपरवाइज़र अच्छी चीज़ सिखा देते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके फार्म पर एक्वालाई आ गई है, भयंकर से भयंकर एक्वालाई है, तो आप डरिए मत, आप डोज चलाइए, अच्छा चलाएँगे काम करेगा। H2O2 लीजिए आप, जितना भी टंकी का आपका पानी लगता हो, रात के पानी में आप जितने भी लीटर हो उसको आप 2 लीटर से भाग करके 1 ml 2 लीटर के हिसाब से पहला डोज दीजिए, उसके बाद 5 लीटर पे दीजिए। आपका एक्वालाई कटना शुरू हो जाएगा। आप जब भी मोर्टेलिटी फाड़ेंगे आपको दिखेगा कि मोर्टेलिटी का जो रेशियो था वो भी कम हो गया है। पहले 10 मोर्टेलिटी होती थी तो अब सीधे आपके 8 होगी, फिर 6 होगी, फिर 4 होगी। तो जितनी घातक एक्वालाई होगी उतनी जल्दी जल्दी ये कट के ख़त्म करेगा। तो H2O2 एक अच्छा फार्मूला है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस किया है तो ही बता रहा हूँ। तो एक तो ये एक्वालाई के साथ CRD हो गया। अब जिन फार्म में सिर्फ साउंड आ रहा है और लग रहा है कि मुँह उठा के सांस ले रहे हैं, तो ये हो सकता है धूल की वजह से भी हो या किसी तरह की एलर्जी भी हो। तो अगर मोर्टेलिटी ज़्यादा है तो आप उसको तुरंत फाड़ेंगे और जो सांस वाली नली है, चोंच के बगल से कैंची डाल के उसको फाड़ेंगे। तो सांस वाली जो नली है उसको आप छू के देखेंगे, वहाँ पे अगर आपको चिकना चिकना बलगम टाइप का लग रहा है, कफ टाइप का लग रहा है, तो वहाँ पर आपको समझ लेना है कि CRD आ चुकी है, अब दवा देने की ज़रूरत है। दवा में दोस्तों क्या देना है, दवा में देना है आपको इंडोसिन BH दोस्तों ज़रूर डिटरमाइन करेंगे। BH जो है आपका जो है ये मेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। BH जो है आपका जो कफ है इसको काटने का काम करता है, ब्रोमेक्साइन बोलते हैं, इंडोसिन BH HCl बोलते हैं इसको। तो ये भी एक तरह का एसिड का ही वो है। तो इंडोसिन BH एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड। और बाकी अन्य प्रॉब्लम जैसे लूज मोशन है, किसी भी तरह की बीमारी है, कुछ कोई भी ब्लड में कमी दिख रही है, तो इंडोसिन BH अच्छा है। इंडोसिन BH नाम से एक IB कंपनी में जो आती है, IB इंड्रो BH नाम से आती है। इंडोसिन BH मार्केट में अलग नाम से आती है।
इसका फार्मूला जो दोस्तों है वो है इनरोफ्लॉक्सेसिन विद ब्रोमेक्साइन HCl ओरल सॉल्यूशन। 10-10 mg शायद ऐसे था, 100 mg और 10 mg का सॉल्यूशन होता है। तो दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक जो है ये एकमात्र अपने आप में पूरी दवा है। आप इसको चला देंगे तो काम हो जाएगा। फिर भी आपको शंका हो कि नहीं कुछ कफ़ का सिरप भी डालना चाहिए, तो आप कफ़ का सिरप ऐड कर सकते हैं। कफ़ के सिरप में दोस्तों नोटिस करेंगे आप कि इसमें CPM नाम का एक कंपोजिशन होता है, क्लोरीफेरामाइन ऐसे करके कुछ नाम है, नाम थोड़ा सा टफ है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये सभी कफ़ सिरप में मिलेगा दोस्तों। मेनली काम करता है एलर्जी को ख़त्म करने के लिए, आपको किसी प्रकार की एलर्जी ना हो तो ये उसके लिए काम आता है। तो मेन आपको बताना ये था कि बर्ड्स को जो हो सकता है ज़रूरी नहीं कि वो CRD हो, एलर्जी भी हो सकती है। तो आप ले सकते हैं, आराम से आप काम करेगा। तो कोई भी कफ़ सिरप साथ में आपका एंटीबायोटिक के साथ दे सकते हैं। और उसके बाद भी आपको अगर आराम नहीं मिलता है तो फिर आपको तुरंत तत्काल सुपरवाइज़र से संपर्क करना है। अगर आप कंपनी से हैं, अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो आपको जेंटामाइसिन का डोज़ लगवा देना है। जेंटामाइसिन का डोज़ आपके बॉडी वेट के हिसाब से लगता है। तो जेंटामाइसिन की कोशिश करें कि यूज़ ना करें अगर बर्ड आपके बिल्कुल तैयार हैं। अगर फिर भी करना पड़ता है तो आप करिए, उसके 7 दिन बाद ही बच्चे सेल करिएगा, क्योंकि इंसान जब खाता है तो उसकी बॉडी में भी ये सब जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन कुछ काम की बातें थी तो वीडियो लंबा होना जायज़ था। तो अगर आपको CRD संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो, CRD में क्या क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो उस पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप का ग्रुप का, तो आप उससे जुड़कर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।